वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से लेकर के आ गए हैं फिजिक्स के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। दोस्तों ये क्वेश्चन है वो बहुत ही सिलेक्टेड हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं वो पहले किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं और दोस्तों आपकी एग्ज़ाम के अंदर भी ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चनों को। दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है क्योंकि ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं हमारे आज के इन क्वेश्चनों की। देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाता है तो इसकी त्रिज्या कम होगी, बढ़ जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी या जानकारी अपूर्ण होने के कारण कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि एक साबुन का बुलबुला है, इसको दोस्तों समान रूप से ऋणावेशित किया जाता है यानी ऋणावेश दिया जाता है। तो आपको बताना है कि इसकी जो रेडियस होगी वो डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। दोस्तों हम जानते हैं जब दो समान प्रकृति के आवेश होते हैं तो उनके मध्य दोस्तों प्रतिकर्षण बल यानी कार्य करता है, यानी ये दोनों आपसे को यानी दूर हटाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर अपन देखते हैं कि इस पर समान प्रकृति का आवेश चारों ओर फैल जाता है। तो दोस्तों हम जानते हैं समान प्रकृति के आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण। इसको इसके मध्य प्रतिकर्षण होगा यानी ये इससे दूर हटेगा, ये इससे दूर हटेगा। तो दोस्तों दूर हटेगा तो क्या होगा, यानी कि बाहर की ओर फेरने की कोशिश करेंगे, यानी कि इसकी जो त्रिज्या का मान हो जाएगा, बुलबुले की त्रिज्या का मान वो फैल जाएगी यानी बढ़ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि परासर्वय अपसर्वय तथा सर्वय तरंगे माध्यम में वी यू वी आई तथा वी ए वेग से क्रमशः गमन करती हैं। तो यानी दोस्तों आपको बताया गया कि कोई माध्यम है, इस माध्यम के अंदर जो हमारी परासर्वय अपसर्वय तथा सर्वय तीनों तरंगे दोस्तों एक साथ यानी गमन करवाया जाता है। तो इनकी जो वेलोसिटी है उनमें आपको संबंध बताना है कि कौन सा संबंध होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी तीनों की वेलोसिटी दोस्तों समान होगी यानी कि नियरली इक्वल यानी लगभग समान होगी। क्योंकि दोस्तों याद रखना कि कोई भी तरंग है वो किसी माध्यम में गति कर रही है। तो दोस्तों इनका जो वेलोसिटी होती है वो इनकी आवर्ती पर डिपेंड नहीं करती। दोस्तों हम जानते हैं परासर्वय अपसर्वय तथा सर्वय तरंगी होती हैं, तीनों की जो आवर्ती होती है फ्रीक्वेंसी होती है वो अलग अलग होती हैं। लेकिन याद रखना जो वेलोसिटी का मान होता है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। जैसे तो कि एग्जाम्पल के तौर पर आप याद रख सकते हैं कि दोस्तों जैसे अपन देखते हैं निर्वात के अंदर कोई भी तरंग यानी कि गति करती है तो इसकी वेलोसिटी का मान हमेशा 3 × 10⁻⁸ होता है। यानी कि दोस्तों चाहे किसी भी आवर्ती की तरंग है यानी कि किसी माध्यम में गति करे, उसकी वेलोसिटी हमेशा नियत रहती है यानी वह आवर्ती पर डिपेंड नहीं करती, वह केवल माध्यम पर डिपेंड करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी तीनों की जो वेलोसिटी होंगी वो नियर बाई इक्वल होंगी यानी कि है लगभग समान होगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण का माध्यम स्थिति पर वेग होगा। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हुआ कि कोई सरल आवर्त गति कण कर रहा है तो आपको बताना है कि जो माध्यम स्थिति पर जो कण होगा वहां पर इसका वेग कितना होगा। तो दोस्तों याद रखना माध्यम स्थिति पर जो वेग होता है वो अधिकतम होता है और उच्चतम बिंदु होती है यानी जो चरम शीर्ष होता है या उच्चतम बिंदु होती है वहां पर वेलोसिटी का मान न्यूनतम होता है। कैसे होता है कि दोस्तों यहाँ पर जो कण होता है यहाँ पर वेलोसिटी का मान अधिकतम होता है तो ये ऊपर जाता है, फिर यहाँ पर जाकर स्थिर हो जाता है, फिर इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, फिर से नीचे की ओर गति करेगा, फिर वेलोसिटी का मान यहाँ पर फिर से मैक्सिमम हो जाता है, फिर यहाँ पर वेलोसिटी 0 फिर मैक्सिमम, यानी माध्यम स्थिति पर वेलोसिटी का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों ये जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है इसमें आपको दिया हुआ है कि एक कण सरल आवर्त गति में त्वरण होता है। यानी दोस्तों एक कण का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सीलरेशन होता है वो हमेशा शून्य होता है या हमेशा स्थिर रहता है या उच्चतम चरम अवस्था में होता है या उच्चतम संतुलन अवस्था में होता है। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि ये जो हमारी सरल आवर्त गति होती है इसके अंदर जो एक्सीलरेशन होगा वो किस प्रकार से चेंज होता है। तो देखिए दोस्तों याद रखना, यानी कि एक्सीलरेशन होता है दोस्तों अधिकतम होता है वो होता है चरम स्थिति में और न्यूनतम होता है वो होता है माध्यम स्थिति में। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं जो त्वरण होता है वो क्या होता है, वेग में परिवर्तन।
और यहाँ पर दोस्तों अपन देखते हैं कि यहाँ पर जो वेलोसिटी पहले इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है, फिर यहाँ पर वेलोसिटी का मान शून्य हो जाता है, फिर इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है। एंड दोस्तों इस स्थिति पर जो वेलोसिटी के अंदर चेंज हो रहा है वो मैक्सिमम होता है। और दोस्तों यहाँ पर इस बिंदु पर देखते हैं कि वेलोसिटी का मान यहाँ पर इस डायरेक्शन में होता है और आगे भी इसी डायरेक्शन में, यानी पे वेलोसिटी में बहुत कम परिवर्तित हो रहा है। तो इस कारण जो एक्सीलरेशन में परिवर्तन होगा वो उच्चतम कहाँ पर होगा, यानी कि इस चरम बिंदु पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि जो हमारी सरल आवर्त गति होती है उसके अंदर जो त्वरण होता है कण का वो उच्चतम कहाँ पर होता है, चरम अवस्था में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब हमारा 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि माध्यम की एकांक लंबाई में उपस्थित होने वाली तरंगों की संख्या कहलाती है। देखिए दोस्तों याद रखना, जो हमारी इस प्रकार से कोई भी तरंग संचरण होती है इसके अंदर एकांक लंबाई में उपस्थित होने वाले जो तरंगों की संख्या होती है उसको कहा जाता है तरंग संख्या। देखिए दोस्तों तरंग संख्या होती है इसको n से प्रदर्शित करती हैं और यह हमारी व्युत्क्रमानुपाती होती है लैम्डा का, यानी जो तरंग दैर्ध्य होती है उसके व्युत्क्रम को ही अपन तरंग संख्या कहते हैं, या अपन कह सकते हैं कि एकांक लंबाई में उपस्थित जो तरंगों की संख्या होती है उसको कहते हैं अपन तरंग संख्या। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन हमारा है कि एक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के साथ बढ़ता है या तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के साथ घटता है, या तार की लंबाई के साथ घटती है तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के साथ बढ़ती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। कि देखिए दोस्तों प्रतिरोधकता होती है वो किसी भी पदार्थ का एक विशिष्ट गुण होता है। यह दोस्तों पदार्थ की आकृति व आकार पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि जो प्रतिरोध होता है दोस्तों वो लंबाई एवं जो हमारा अनुप्रस्थ परिच्छेद होता है दोनों पर डिपेंड करता है। लेकिन जो प्रतिरोधकता होती है यानी रेसिस्टिविटी, यह हमारी केवल पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करती है। यानी यदि हमारा सोने का यानी या फिर चांदी का दोस्तों कोई तार लिया जाता है तो उसकी रेसिस्टिविटी हमेशा नियत रहती है, यानी कि वह लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा 7th क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि अनओमीय प्रतिरोध का उदाहरण है। दोस्तों आपको बताना है कि अनओमीय जो प्रतिरोध का उदाहरण है वो निम्न में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, क्योंकि दोस्तों जो डायोड होता है उसका जो V एवं जो I के मध्य ग्राफ होता है यानी विभवांतर एवं धारा के मध्य जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार से होता है। यानी दोस्तों और ओमीय पदार्थ कौन से होते हैं जिनका V और I का जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखीय हो। लेकिन डायोड के अंदर क्या होता है कि इनका ग्राफ एक वक्राकार होता है, इसके कारण यह अनोमीय पदार्थ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी जो हमारा डायोड होता है वो एक अनओमीय प्रतिरोध का उदाहरण है। अब हमारा 8 क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव खोजा था, यानी दोस्तों हमारा जो मैग्नेटिक इफेक्ट करंट है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया था वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो दोस्तों यदि आपने इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चुना है तो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों जो ऑरस्टेड वैज्ञानिक है उन्हीं ने ही हमारा विद्युत प्रवाह का जो चुंबकीय प्रभाव है वो खोजा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा 9वां क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि आंतरिक त्रिज्या आर वाली तांबे की लंबी नली में आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो नली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बी का मान होगा। यानी दोस्तों में क्या दिया हुआ है कि एक आर त्रिज्या वाली तांबे की नली है, इसके अंदर दोस्तों आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो नली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बी का मान है। दोस्तों नली के अंदर यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र बी है इसका मान बताना आपको कितना होगा। तो देखिए दोस्तों यदि हमारी कोई भी खोखली पाइप होती है और जिसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है उसके कारण यदि चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाता है तो दोस्तों यदि बाहर पूछा जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर होता है। लेकिन दोस्तों यदि ये अंदर पूछा जाए और हमारी जो पाइप है वो खोखली हो या फिर ये नली हो तो इसके अंदर होता है शून्य, क्योंकि दोस्तों अपन इस यानी के भाग में देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि अंदर दोस्तों ये पाइप खोखला है, यहाँ पर कोई भी मेटल नहीं पाया जाता और मेटल नहीं पाए जाने के कारण इस भाग से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो यहाँ पर आई का मान 0 हो जाता है और इस फॉर्मूले में आई का मान 0 रखेंगे तो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें प्राप्त हो जाता है शून्य। यदि दोस्तों ये पाइप हमारी भरी हुई होती है यानी कि दोस्तों सरिया होता है या फिर कोई भी हमारी
भरी हुई मेटल होती है तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला दोस्तों दूसरा होता है। तो इस आप खोखली पाइप के लिए याद रखें कि अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो होता है 0, क्योंकि अंदर कोई भी मेटल नहीं पाई जाती, तो वहाँ पर यानी करंट उपस्थित नहीं होता है, और करंट न होने के कारण वहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र भी का मान होता है वो होता है 0। अब आपके लिए 10वां क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि स्टील के डिब्बे के भीतर पृथ्वी के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। यानी दोस्तों आपको बताना है हमारा कोई स्टील का डिब्बा है जो पृथ्वी पर रखा हुआ है, तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके कारण आपको बताना है कि स्टील का जो डिब्बा है इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों जो स्टील होता है इससे हमारी स्थायी चुंबक बनाई जाती है। यानी स्टील का एक गुण होता है कि इसे आसानी से चुंबकित या विचुंबकित नहीं कर सकते। तो दोस्तों हमारे जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है उसके कारण यह अचानक से यानी कि दोस्तों चुंबकित नहीं होगा, जिसके कारण से इसके अंदर से कोई भी हमारी जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो प्रवाहित नहीं होंगी। यदि दोस्तों हमारा ये बॉक्स है इसमें चुंबकीय प्रवाहित यानी बल रेखाएं प्रवाहित नहीं हो पाएंगी, तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका मान हो जाएगा 0 का, यानी कि कोई भी हमारी चुंबकीय बल रेखाएं नहीं है, तो इसके कारण क्या हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हो जाएगा 0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा 11वां क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि भूचुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्षैतिज घटक 0 होता है। भूमध्य रेखा पर, चुंबकीय ध्रुव पर, 60 डिग्री के अक्षांश पर या 60 डिग्री के देशांतर पर। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा भूचुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का जो क्षैतिज घटक होता है BH, उसका फॉर्मूला होता है बी cos थीटा। और हम जानते हैं कि दोस्तों हमारा जो ध्रुव होता है, ध्रुव पॉइंट पर जो हमारा नति नमन कोण यानी थीटा का मान होता है वो होता है 90 डिग्री। तो इस फॉर्मूले के अंदर अपन ये थीटा का मान 90 डिग्री रखेंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो दोस्तों हमारा जो ध्रुव होगा, ध्रुव पॉइंट होते हैं यानी पोल होते हैं पृथ्वी के, वहां पर जो हमारा चुंबकीय यानी भूचुंबकत्व का जो क्षैतिज घटक है यानी हॉरिजेंटल कंपोनेंट है उसका मान होता है 0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जित कैथोड किरणों की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। यानी दोस्तों हमारे जो कैथोड किरणें होती हैं, उत्सर्जित कैथोड किरणें, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस पर डिपेंड करती है वो आपको बतानी है। सिर्फ वोल्टेज पर, कार्यकलन पर, या दोनों पर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों हमारी जो कैथोड किरणों की गतिज ऊर्जा होती है वो दोनों पर डिपेंड करती है। यानी दोस्तों यदि अपन वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ जाता है, और यदि कार्यफलन दोस्तों किसी यानी चीज का कार्यफलन अधिक होता है तो काइनेटिक एनर्जी का मान कम हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी जो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा होती है वो वोल्टेज एवं कार्यफलन दोनों पर डिपेंड करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला यानी ए व बी दोनों। अब हमारा 13वां क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि हाइट कौन सी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी दृश्य क्षेत्र में आती है। दोस्तों आपको बताना है कि जो हमारी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी होती है वो दृश्य क्षेत्र से कौन सी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों याद रखना जो हमारी बामर श्रेणी होती है वो दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है, बल्कि दोस्तों जो लाइमन श्रेणी होती है वो पैरा बैंगनी क्षेत्र है यानी जो हमारा पैरा बैंगनी क्षेत्र होता है उसे पाई जाती हैं। बल्कि पासन, ब्रैकेट एंड जो हमारी फुंड श्रेणी होती हैं ये तीनों अवरक्त क्षेत्र से पाई जाती हैं। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन तीनों पांचों को आप अच्छी तरह से याद रख लें। लाइमन होती है वो पैरा बैंगनी क्षेत्र से पाई जाती है, बामर होती है वो दर्शक क्षेत्र से पाई जाती है, बल्कि पासन, ब्रैकेट एंड फुंड होती है वो अवरक्त क्षेत्र से पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब हमारा 14वां क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक पिंड को ऋणावेशित किया जा सकता है अधिक इलेक्ट्रॉन देने से, कुछ इलेक्ट्रॉन हटाने से, कुछ प्रोटॉन देने से, या कुछ न्यूट्रॉन उससे हटाने से। देखिए दोस्तों आपको क्या करना है कि कोई पिंड है उसको क्या देना है, ऋणावेशित है। तो दोस्तों ऋणावेशित कब देंगे ये हम जानते हैं दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो दोस्तों यदि अपन इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो यानी कि इस पर नेगेटिव चार्ज अधिक हो जाएगा, यह है यानी ऋणावेशित हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला।
यानी अधिक इलेक्ट्रॉन देने से। यदि दोस्तों इलेक्ट्रॉन हटाएंगे यानी कि नेगेटिव चार्ज इसे अपन ले रहे हैं तो इस पर क्या बचेगा, पॉजिटिव। और यदि प्रोटॉन देंगे यानी कि दोस्तों इसे पॉजिटिव दे रहे हैं तो भी हमारा पॉजिटिव चार्ज अधिक होगा। लेकिन यदि इसे इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज अधिक होगा, यानी यह ऋणावेशित हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब हमारा 15वां क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि मिलिकन के आवेश ज्ञात करने की विधि में निम्न में से किस नियम का उपयोग किया। दोस्तों आपको पता होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश है उस आवेश का मान होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 से। इसका मान दोस्तों कैसे डिफाइन किया गया, वो किया गया था मिलिकन के यानी जो हमारा जो मिलिकन होता है उस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात किया था। और दोस्तों उसने जिस विधि से ज्ञात किया था उस विधि में किस नियम का प्रयोग किया वो आपको बताना है। तो दोस्तों वो आपको याद रखना है कि इस वैज्ञानिक ने स्टोक के नियम के पालन के माध्यम से ही इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है यानी इसके क्वांटा का मान है वो निकाला था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। दोस्तों आज के जो सभी क्वेश्चन है वो आपको कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर दें, जिससे कि दोस्तों आप हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की सीरीज को रेगुलर रख पाएँ। जय हिंद दोस्तों।